आज दोबारा से इसी टॉपिक को थोड़ा सा देख लेंगे। तो स्विच गियर इज अ जनरल टर्म कवरिंग ऑल इक्विपमेंट्स यूज्ड इन पावर सिस्टम। इनमें स्विचिंग है, प्रोटेक्शन है, फिर उनका कंट्रोल है, आइसोलेशन है इन अ पावर सिस्टम। ये जो स्विचिंग, प्रोटेक्शन, कंट्रोल और आइसोलेशन है, ये जो जितने भी इक्विपमेंट आपके पास पावर सिस्टम में लगे हुए हैं, ये उनकी ही बात करें, उन्हें ही को स्विच करेगा। स्विच का मतलब क्या है? ऑन ऑफ करना। उन्हें ही प्रोटेक्ट करेगा। ओवर वोल्टेज हो गया, अंडर वोल्टेज हो गया, हाई करंट आ गया। फिर उसके बाद उन्हें कंट्रोल करना। कंट्रोल में क्या है जी? किसको इन करवाना है, किसको आउट करवाना है। आइसोलेशन है। आइसोलेशन में ये होता है कि आपके पास सिस्टम चल नहीं रहा, यानी कि उस पर लोड नहीं है, आपने सिस्टम पे लोड हटा दिया, उसके बाद आप उसको चेंज करना चाहते हैं या आप उसके एक्सटेंशन करना चाहते हैं या एडवांस लेवल पे उसे लेके जाना चाहते हैं, तो तब आप उसे आइसोलेट कर देते हैं। और बेटा किसी को क्वेश्चन हो तो दरमियान में वो बोल सकता है। All equipments used for fault clearing is covered by the term switch gear. जितने भी इक्विपमेंट है जिसे हम पावर सिस्टम में फॉल्ट क्लियरिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो सब के सब जो है वो एक ही नाम के अंडर, कैटेगरी के अंडर फॉलो करेंगे, उसे हम कहते हैं फॉल्ट क्लियरिंग। स्विच गियर्स आर यूज्ड इन जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों सिस्टम जो है वो मैंने कल परसों आपसे डिस्कस किए थे, और यहाँ पे अगेन वही बात वो कर रहा है कि ये आप जनरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्शन में भी यूज़, ट्रांसमिशन में भी यूज़ कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, एसेंशियल फीचर ऑफ स्विच गियर। यहाँ पे ऑफ नहीं लिखा हुआ तो ऑफ स्विच गियर आ जाएगा। स्विच गियर में जो फीचर होने चाहिए, जो मेन है, कंप्लीट रिलायबिलिटी, इस पे हमने बात की थी। एब्सोल्यूट सर्टेन डिस्क्रिमिनेशन, के कंप्लीट रिलायबिलिटी ये है कि जब भी फॉल्ट आए वो फ़ौरन ही उस फॉल्ट को, जो भी उसके ज़िम्मे, चाहे कंट्रोल है चाहे स्विचिंग है, उस फॉल्ट करने पे वो अपना काम फ़ौरन करे, रिलायबल हो। ऐसा ना हो पता नहीं करेगा, नहीं करेगा, मतलब उसमें शक नहीं होना चाहिए, कम्प्लीटली हमें पता हो कि ये चीज़ यहाँ पे है तो वो रिलायबल है, वो जो लगी हुई वो काम करेगा। और स्विच गियर का फीचर ये होना चाहिए कि जिस मकसद के लिए वो लगाया वो बिल्कुल उसे परफॉर्म करेगा। ठीक हो गया बेटा। सेकंड है क्विक ऑपरेशन। ये ना हो कि फॉल्ट आ गया, वो फॉल्ट आया और उसके बाद वो जनाब सोच में पड़ गया, ये इतना करंट है, उतना करंट है। जैसे ही फॉल्ट करंट आए वो उसको, उसका जो फंक्शन हमने असाइन किया उसे फ़ौरन से परफॉर्म कर दे। ऐसा ना हो कि फॉल्ट करंट आ गया और वो वेट करने लग गया, या उसका ऑपरेशन डिले हो गया, या वो मैकेनिज्म स्लो है, तो इतने में जो फॉल्ट करंट है वो आपके जो इक्विपमेंट है या सिस्टम जो लगा हुआ उसे जला के ख़त्म कर दे। फोर्थ पॉइंट है बेटा प्रोविजन फॉर मैनुअल कंट्रोल। मैनुअल कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए। ये मैंने बताया था उस दिन आपको कि इसकी क्या है, मैनुअल कंट्रोल का मकसद क्या है, कोई बता सकता है बच्चा? सर उसके ऊपर जो है ना, मैंने सर यानी कोई इक्विपमेंट चेंज करना हो, या सर जो है ना कोई किसी चीज की जो है वो करनी, मयरिंग करनी हो या चेंजिंग करनी हो उसके अंदर सर्किट ब्रेकर्स वगैरह, तो उसके लिए सर इस्तेमाल करते क्योंकि हम लगाते हैं बेटा फॉल्ट के लिए, तो फॉल्ट नहीं आया लेकिन आपने इक्विपमेंट चेंज करना है या कोई भी मेंटेनेंस उसकी करनी है, तो उसके लिए आपको उसे बंद करने के लिए मैनुअल होना बहुत ज़रूरी है। उसका मैनुअल नहीं होगा तो फिर आप फॉल्ट तक का वेट करते रहेंगे। इधर मसला के तू भी ला ले लैपटॉप थे सजाद, बंद करो यार, ये क्या कर रहे हो? फिफ्थ पॉइंट है बेटा हमारे पास प्रोविजन फॉर इंस्ट्रूमेंट्स। इसका मतलब किसी को समझ आता है?
बेटा प्रोविजन फॉर इंस्ट्रूमेंट्स, सर इसके साथ ना कोई वोल्ट मीटर या इस तरह का होना चाहिए ताकि हमें पता चले कि ब्रेकर इस लेवल पे जाके ट्रिप किया है या नहीं किया स्विच गियर। बिल्कुल 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 बेटा, ठीक हो गया। नेसेसिटी ऑफ स्विच गियर्स, स्विच गियर चाहिए क्यों थे, क्यों लगाने की जरूरत पेश आई हमें? Switch gear are necessary at every switching point in the power system because there are several voltage levels and fault levels which has to be controlled and protected by accessible switching devices and for isolation if the need arises. कि आपके पास डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स होते हैं जिन्हें आप नहीं पावर सिस्टम में चाहते, जिन वोल्टेज लेवल की आपको ज़रूरत नहीं है, जिन जो वोल्टेज लेवल आपके लिए डेंजरस हैं। इसी तरह आपके पास करंट के लेवल हैं जो कि आपके पावर सिस्टम के लिए डेंजरस है, उसे उसकी जो प्रोटेक्शन है, उसके जो इक्विपमेंट है उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हमने उन्हें कंट्रोल करना है। इस वजह से हमें स्विच गियर जो है वो ज़रूर यूज़ करना पड़ते हैं। टाइप्स ऑफ स्विच गियर, प्रिंसिपल स्विच गियर्स दो टाइप्स हैं इसकी, एक ऑक्सिलरी स्विच गियर्स हैं और एक principal switch gears हैं। Principal switch gears are the main equipment concerned with the process of switching and isolating the circuits in a power system। कि ये वो मेन इक्विपमेंट है, मेन कंपोनेंट हैं जो कि आपको सर्किट की स्विचिंग और उसे आइसोलेट करने के लिए चाहिए होते हैं। इसमें आपके पास सर्किट ब्रेकर आ जाएंगे, फ्यूजेज आ जाएंगे और आपके पास स्विचेस आ जाएंगे, आइसोलेटर आ जाएंगे। फिर होता है एक ऑक्सिलरी स्विच गियर्स और सेकेंडरी और सब्सिडियरी equipment which assists the main switch gear equipment in the control, measurement, protection and fault clearing process। ये वो इक्विपमेंट होता है जो कि आपको आपके जो स्विच है, जो सर्किट ब्रेकर है, उसको एड कर रहा है। फॉर एग्जांपल इसमें रिलेज आ जाती हैं। रिलेज का काम क्या होता है, वो सेंस करके आपके जो सर्किट ब्रेकर उसे सिग्नल भेज देते हैं कि जनाब ट्रिप कर जाएं आप। इसी तरह आपके पास इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं जिनमें करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर फॉल करते हैं। स्विचिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? सर्किट ब्रेकर्स हैं, आइसोलेटर्स हैं, अर्थिंग स्विचेस हैं, एयर ब्रेक स्विचेस हैं और ऑयल स्विचेस हैं। ये ऑयल स्विचेस और सर्किट ब्रेकर्स, ये सारी चीज़ें हम बारी बारी आगे टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे। ये वो चीज़ें जो स्विचिंग डिवाइसेस हैं। आगे आपके पास आ गई प्रोटेक्शन डिवाइसेस। प्रोटेक्शन डिवाइसेस में प्रोटेक्शन रिलेज हैं, लाइटनिंग अरेस्टर्स हैं, फीडर पिलर्स हैं और फ्यूजेस हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं आपकी डिवाइसेस को। याद रखिएगा स्विच गियर, सर्किट ब्रेकर और फ्यूज में ये फ़र्क होता है। फ्यूज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और सर्किट ब्रेकर सिर्फ ऑन या ऑफ करता है। उसे एक सिग्नल आएगा सर जी, जिसकी बेस सर जी 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 बोल सर रहे ये हैं। नंबर 3 दोहरा ना, ये फीडर पिलर क्या होता है? फीडर पिलर्स क्या होते हैं? ये फीडर पिलर्स ये क्या होते हैं सर फीडर जी? पिलर क्या होता है? ये बेटा ये जहाँ पे आपका फीडर का जो टर्मिनल्स होते हैं वहाँ पे प्रोटेक्शन होती है। ये इसका काम होता है लाइन सर्जेस जो होते हैं आपकी, उन्हें कंट्रोल करें। एक तो होती है लाइटनिंग, ऊपर से बिजली गिरी उसकी वजह से एक हैवी किस्म का करंट। एक होता है कि कहीं पे कनेक्शन लूज हो जाता है, वो बार बार कभी कनेक्ट हो रहा है कभी डिसकनेक्ट हो रहा है। उससे क्या होती है, एक वेव सी सिस्टम में एंटर हो जाती है। तो वो फीडर पिलर्स पे वहाँ पे आपके पास सर्ज अरेस्टर्स वगैरह भी लगा दिए जाते हैं। उन्हें फीडर पिलर के ये एक पूरा पैनल होता है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। इसे डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में हम देख लेंगे। ठीक हो गया? ठीक है सर जी। आगे बेटा स्विच गियर इक्विपमेंट है, सेंसिंग डिवाइसेस हैं। सेंसिंग डिवाइसेस वो हैं जिस तरह पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, करंट ट्रांसफार्मर, जो कि आपको वोल्टेज और करंट में कौन आ गया है
ठीक हो गया। सेंसिंग इक्विपमेंट हो गया आपके पास। उसके बाद बेटा चीजें हैं कंट्रोल कंपनसेशन डिवाइसेस। ये यहाँ पे 3-4 रिएक्टर्स लिखे हुए हैं हमारे पास। सीरीज इंडक्टिव रिएक्टर्स ये कंट्रोल करते हैं चीज़ों को। शंट इंडक्टिव रिएक्टर्स हैं, सीरीज कैपेसिटिव रिएक्टर्स हैं और शंट कैपेसिटिव रिएक्टर्स हैं। ये रिएक्टर्स होते क्या हैं? इनकी 2 कैटेगरी, एक सीरीज इंडक्टिव है और एक सीरीज कैपेसिटिव है। इसी तरह एक शंट इंडक्टिव है और एक शंट कैपेसिटिव है। जो सीरीज रिएक्टर्स होते हैं बेटा, ये करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, करंट को लिमिट कर रहे होते हैं। और न्यूट्रल अर्थिंग जो होती है, जो न्यूट्रल पॉइंट होता है या न्यूट्रल वायर होती है, उसको अर्थिंग भी के जो अर्थिंग में यूज करते हैं, वहां पे भी ये सीरीज इंडक्टिव रिएक्टर्स या फिर सीरीज कैपेसिटिव रिएक्टर्स हम यूज करते हैं। ये इनका एक और काम होता है कि ये आपके जो सिंक्रोनस इलेक्ट्रिक मोटर होती है, उसका जो स्टार्टिंग करंट होता है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, उसको भी लिमिट करता है ये। और दूसरा रिएक्टिव पावर जो होती है उसको इम्प्रूव करके आपकी जो कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन है पावर लाइन में, उसे इंक्रीज कर देती है। ये सारा काम सीरीज इंडक्टिव रिएक्टर का है और सीरीज कैपेसिटिव रिएक्टर्स का है। उसके बाद आपके पास शंट इंडक्टिव रिएक्टर्स और शंट कैपेसिटिव रिएक्टर्स हैं। वो आपके सिर्फ कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर या जो आपकी रिएक्टिव पावर है उसको लॉन्ग या फिर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में जनरेट करता है, ताकि जो आपका रिएक्टिव पावर लॉस आ रहा है आपके पास, उसे ये कंपनसेट करे, जिस तरह के आप पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के तौर पे चीज़ें यूज़ करते हैं। ऑक्सिलरी पावर सप्लाई डिवाइसेस, इसमें बैटरी बैंक्स हैं, चार्जर हैं, ट्रिपिंग यूनिट्स, यानी कि ट्रिपिंग सर्किट अलग से लगाया जाता है जिसके लिए सप्लाई चाहिए होती है, या कोई चार्जर उसके चार्ज रखने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपके ऑक्सिलरी पावर सिस्टम है या ऑक्सिलरी सप्लाई डिवाइसेस हो जाती हैं, जो कि उस ट्रिपिंग सर्किट या यूनिट को सप्लाई कर रहा होता है। ये जो जितनी भी बातें हमने पीछे की हैं, इनका एक बेटा ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। स्विच गियर फॉर स्विचिंग डिवाइसेस हैं, कंट्रोल एंड सेंसिंग डिवाइसेस हैं और डिसीजन मेकिंग डिवाइसेस हैं। स्विचिंग डिवाइसेस में अगेन वही स्विचेस हैं, आपके आइसोलेटर्स हैं, सर्किट ब्रेकर हैं। कंट्रोल और सेंसिंग में करंट ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, रिएक्टर्स हैं, ट्रिपिंग यूनिट्स हैं। और डिसीजन मेकिंग के फॉल्ट आ गया है जी, इसके बारे में डिसीजन कौन करता है? वो आपकी प्रोटेक्टिव रिलेज करती हैं, लाइटनिंग अरेस्टर्स करते हैं और फ्यूजेस करते हैं। तो सबसे पहले एक मिनट बेटा, ओके जी। अब हमने इन सारी चीज़ों को बारी बारी स्टडी करना है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो सर्किट ब्रेकर्स का होगा। सर्किट ब्रेकर की डेफिनेशन आज जो ये अभी पढ़ेंगे या देखेंगे आप इसे, ये आपने माइंड में रखनी है कि ये डेफिनेशन हम कंपेयर करेंगे फ्यूज के साथ जब फ्यूजेस पढ़ेंगे हम। A circuit breaker is a device capable of making and breaking an electric circuit under normal and abnormal conditions such as short circuit। यहाँ पे अगेन नोट करें बेटा आप कि ये सिर्फ कैपेबल है या कनेक्शन को मेक करेगा या कनेक्शन को ब्रेक करेगा। इसमें डिसीजन नहीं है, इसमें आपके पास फैसला नहीं कर रहा ये
वो फ्यूजेस में होगा, वो कैसे होगा वो हम देखेंगे। फंक्शन एक सर्किट, इसका फंक्शन क्या होता है, एक सर्किट ब्रेकर इज अ स्विचिंग एंड करंट इंटरप्टिंग डिवाइस, वही बात जो ऊपर डेफिनेशन में उसने कर दी है। पर्पज ऑफ अ सर्किट ब्रेकर, स्विचिंग ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस फॉर द पर्पज ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। अगर तो नॉर्मल उसमें से करंट का कोई फॉल्ट नहीं आया तो फिर उसे जो वो जो स्विच करता है, ऑन करता है या ऑफ करता है, वो नॉर्मल ऑपरेशन के लिए होता है या फिर मेंटेनेंस के लिए होता है। आपने मेंटेनेंस करनी है, जिस ब्रेकर को आप ऑफ कर दें, जिसके लिए मैनुअल आपको प्रोविजन चाहिए होती है। स्विचिंग ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन सच एज शॉर्ट सर्किट या फिर इंटरप्टिंग द फॉल्ट करंट। शॉर्ट सर्किट आ गया तब भी ये ट्रिप कर जाएगा, ये इसका एबनॉर्मल कंडीशन है। या फिर फॉल्ट करंट कोई आ गया, अनबैलेंस करंट आ गया, उसके केस में भी ये ट्रिप कर जाएगा। याद रखिएगा, अगेन ये नोट करते रहे करें, अगर कहेंगे तो मैं स्लो स्पीड में भी पढ़ा दिया करूँगा। फॉल्ट करंट और शॉर्ट सर्किट में बड़ा फर्क है। शॉर्ट सर्किट ये होता है कि दो लाइव वायर्स आउटगोइंग और इनकमिंग लाइन आपस में शॉर्ट हो गए, उनके दरमियान कोई लोड नहीं आया, तो वो करंट इनफाइनाइट टाइप का करंट फ्लो करता है। लेकिन जो फॉल्ट करंट है ये होता है कि 3 फेज सिस्टम है तो अनबैलेंस हो गया, फिर किसी एक फेज में ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, किसी एक में कम कर रहा है, तो ये फॉल्ट करंट जो होता है ये अनबैलेंस हो सकता है आपका सिस्टम, या लोड जो है वो आपका चेंज हो गया, सडनली चेंज हो गया, कोई लाइटनिंग स्ट्रोक पड़ गया है आपके पास, कोई स्विचिंग होगी, उसकी वजह से नॉर्मल करंट नहीं फ्लो कर रहा, फॉल्ट करंट फ्लो कर रहा है। और ये अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, नॉर्मल करंट और फॉल्ट करंट में डिफरेंस होता है। शॉर्ट सर्किट में ये होता है कि ह्यूज अमाउंट जिसे आप अनइमेजिनेबली मेजर नहीं कर सकते, लाइव वायर या आउटगोइंग वायर जो है आपकी, वो रिटर्निंग वायर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है, उसके दरमियान लोड नहीं रहता, या आप यूं कह लें कि रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है। और जो फॉल्ट करंट होता है उसकी काफ़ी सारी रीजंस हो सकती हैं, स्विचिंग हो सकती है, लाइन सर्जेस हो सकती हैं, लैटरिंग स्ट्रोक पड़ सकता है आपके पास अनबैलेंस सिस्टम हो सकता है, या लोड में कोई आपके पास चेंजेस आ सकती हैं, अब्रप्ट चेंजेस, उसकी वजह से जो है वो फॉल्ट करंट फ्लो करता है। सर्किट ब्रेकर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जी बेटा, आवाज नहीं आ रही उसामा? हेलो, बाकी सबको आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर, आ रही है। ठीक हो गया। अब सर्किट ब्रेकर की बेटा क्लासिफिकेशन, यानी कि जिन्हें टाइप्स आप कहते हैं कि कितनी कैटेगरी के आपके पास सर्किट ब्रेकर्स हो सकते हैं। अब सॉरी सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं। ये जो बेटा क्लासिफिकेशन है, कई चीज़ों पे हम करते हैं, लेकिन जो स्टडी करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ किस बेस पे हम करेंगे। रेटेड वोल्टेज, कि कितने लेवल ऑफ वोल्टेज पे एक सर्किट ब्रेकर होल्ड कर सकता है, अपना प्रॉपर या नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। सेकंड है मीडियम ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन। आर्क क्या होती है ये हमें अभी स्टडी करेंगे क्या चीज़ होती है। ये जो स्पार्किंग हो रही होती है, जिसे आप स्पार्किंग कहते हैं, जब भी कोई कनेक्शन या प्लग आप निकालते हैं कहीं से, तो ये स्पार्किंग होती है, इसे हम आर्क कहते हैं। ये जो सर्किट ब्रेकर में होती है, ये प्रॉपर एक आर्क बनती है, लाइट और हीट की फॉर्म में आपके पास लॉस हो रहा होता है। इसका जो डिटेल्स हैं हम आगे जाके पढ़ेंगे इन डिटेल। फिलहाल मीडियम ऑफ आर्क एक्सटेंशन, एक्सटेंशन होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना, आर्क को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी बेस पे भी क्लासिफिकेशन होती है कि किस तरीके से हम उस आर्क को ख़त्म करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म, कि किस मैकेनिकल मैकेनिज़्म है, रिले ऑपरेशन है या फिर मैनुअल है, इस बेस पे भी आप सर्किट ब्रेकर की क्लासिफिकेशन करते हैं। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है कि आपके पास वैक्यूम है या
एनक्लोज्ड है, ओपन डोर है, आउटडोर है, स्ट्रक्चरल फॉर्म है, इसी तरह ये सारे चीज़ों पे आप डिफरेंट जगह पे डिफरेंट किस्म की जो टाइप स्टडी करेंगे वो इनमें से किसी एक पैरामीटर पे क्लासिफिकेशन होगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा आप सर्किट ब्रेकर को टाइप्स पढ़ेंगे या स्टडी करेंगे वो सेकंड पॉइंट है, मीडियम ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन। ये सर्किट ब्रेकर में ये सारी चीज़ें किस तरह से चेंज होती हैं या स्ट्रक्चर ये वो चीज़ें, ये हम जब सर्किट ब्रेकर को प्रॉपरली स्टडी करेंगे उसमें आप देखेंगे कि सर्किट ब्रेकर के कितने कंपोनेंट होते हैं, कौन सी चीज़ लगी हुई होती है, उनके दरमियान क्या क्या फिनोमेना हो रहा था, ये मैं आपको फिर आगे चल के बताता हूँ। आर्क एक्सटेंशन मीडिया एम्प्लॉयड इन सर्किट ब्रेकर, एटमॉस्फेरिक एयर जो नॉर्मल आपके पास हवा है, कंप्रेस्ड एयर है जिसे आप हाई प्रेशर एयर कह सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक ऑयल है, ट्रांसफार्मर ऑयल हो सकता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, ये एक ख़ास किस्म की गैस होती है, ये पूरी टाइप हम स्टडी करेंगे। इसी तरह वैक्यूम है, वैक्यूम, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, डाइलेक्ट्रिक ऑयल और एयर, इसकी बेस पे हम 4 डिफरेंट टाइप्स सर्किट ब्रेकर्स के अपने कोर्स में स्टडी करेंगे। वो कैसे होंगी वो आगे चल के आपके पास आ जाएगा। ये वो 4 मीडियम हैं, यहाँ पे 5 लिखे हुए हैं क्योंकि एयर के 2 बनाए हुए, एक नॉर्मल एयर है और एक कंप्रेस्ड एयर है। एक ये हो गया, एक ऑयल हो गया, एक सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया और एक वैक्यूम हो गया। ये किस तरह से आर्क को ख़त्म करते हैं ये हम इनकी कैटेगरी में जाके स्टडी करेंगे। फ़िलहाल के लिए आपको नाम बताना ज़रूरी था कि ये आर्क एक्सटेंशन मीडिया है जो कि सर्किट ब्रेकर में हम एम्प्लॉय करते हैं। करंट इंटरप्शन मोड्स, इसमें आपके पास 2 तरह के, ये जो टॉपिक है करंट इंटरप्शन मोड, ये आर्क से रिलेटेड है। आर्क जो है वो जब तक रहेगी जब तक करंट फ्लो करता रहेगा, जैसे ही आर्क ख़त्म होगी उस वक्त आपका करंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उस वक्त आप कहेंगे कि आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर चुका है। तो इसमें 2 चीज़ें, हाई रेजिस्टेंस करंट इंटरप्शन मोड। हाई रेजिस्टेंस करंट इंटरप्शन मोड में यह है कि आप जितने रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे करंट कम होता जाएगा। फॉल्ट करंट आया, आपने सर्किट ब्रेकर को ओपन किया, अब ओपन जब करते हैं तो उसके अंदर 2 कंटैक्ट्स होते हैं, वो कंटैक्ट्स आपस में एक दूसरे से जब दूर होते हैं तो उनके दरमियान हाई वोल्टेज और हाई करंट डेंसिटी की वजह से आर्क प्रोड्यूस हो जाती है। वो आर्क क्या होती है, वो एक्चुअली उसकी सराउंडिंग में जो भी मेटल है उनका कंटैक्ट्स की मेटल, उसके दरमियान जो एयर या जो भी मटेरियल मौजूद है उसको आयनाइजेशन हो जाती है, वो आयंस जो हैं वो करंट को फ्लो करवाते हैं और वो आयंस जो हैं उनकी एनर्जी जो है हीट और लाइट की फॉर्म में नज़र आ रही होती है, जिसे आप स्पार्किंग के तौर पे देख सकते हैं। और ये जो आयनाइजेशन होती है, ये क्योंकि आयंस हैं, आयन आपको पता है वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो आयन बनता है वो। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो फ्री फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होता है, करंट होता है। जब तक आर्क रहती है इसका मतलब है करंट मौजूद कंटैक्ट के दरमियान चल रहा है। आपने कभी ट्रांसफार्मर्स पे देखे हो गली मोहल्लों में, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान ऐसे एक आर्किंग चल रही होती है, देखा है कभी? यस सर। वो आर्किंग जो जब तक है बेटा, इसका मतलब उन 2 पॉइंट्स के दरमियान करंट फ्लो कर रहा है अभी भी, और जब तक करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब है कि फॉल्ट रिमूव नहीं हुआ। जो सर्किट ब्रेकर का काम था कि कनेक्शन तोड़ दे, ब्रेक कर दे, वो उसने अभी तक नहीं किया क्योंकि उस आर्क के जरिए करंट फ्लो कर रहा है। बेशक के कंटैक्ट एक दूसरे से दूर हो चुके हैं लेकिन वो आपस में अभी आर्क के जरिए कनेक्टेड होते हैं और वो करंट फ्लो कर रहा होता है। तो हम क्या करते हैं कि उस आर्क जो है, वो जो गैप है उसमें एक मसनूई तरीके से हाई रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं। जब हाई रेजिस्टेंस होगी करंट कम होता जाएगा और फाइनली इतनी रेजिस्टेंस हो जाएगी करंट बीच में से 0 हो जाएगा। उसे हम कहते हैं हाई रेजिस्टेंस करंट इंटरप्शन मेथड। दूसरा है 0 पॉइंट करंट इंटरप्शन मोड। दिस मोड इज एम्प्लॉयड इन ऑल एसी सर्किट ब्रेकर्स। जो पहला हाई रेजिस्टेंस मोड है ये बेटा लो वोल्टेज एसी और डीसी में यूज किए जाते हैं, लेकिन जो सेकंड है 0 पॉइंट, ये सिर्फ और सिर्फ एसी में लग सकता है। क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ।
आप एसी करंट की वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट से शुरू करते हैं, हाई पीक पे जाते हैं मैक्सिमम, फिर वहां से वापस आते हैं, फिर जीरो करते हैं, फिर नेगेटिव पीक पे जाते हैं, फिर जीरो करते हैं। एक साइकिल इस तरह कंप्लीट होता है। तो एक साइकिल में आप देख रहे हैं कि करंट आपका 3 दफा जीरो होता है। समझ आई है बात की? हेलो, साइकिल ड्रॉ करें ना अपने पास एसी की फॉर्म का जो करंट होता है, तो आपके पास बेटा 3 दफा आप देखेंगे करंट जीरो हो रहा है। एक लाइन लगाएं हॉरिजेंटल जो जीरो लेवल को शो करेगी, वहां स्टार्ट करें, पॉजिटिव पीक पे गया, पॉजिटिव पीक से वापस आए, फिर आप जीरो पे गए, जीरो से नेगेटिव पीक पे गए, फिर आप राइज करके दोबारा जीरो पे गए। एक साइकिल में करंट 3 दफा जीरो हो रहा है। और ये जब करंट जीरो होता है, ये क्योंकि टाइम तो बहुत कम होता है और वहां पे ऑपरेशन भी बहुत फास्ट है, जब ये करंट जीरो होता है उस वक्त हम अगर कोई स्टेप ले जाएं तो ये आर्क वहीं पे खत्म हो जाएगी। वो कैसे होगा आगे चल के हम देखेंगे। fault clearing process. If we consider a fault occurrence and clearing process of circuit breaker, the following order or sequence of operation is observed. As the fault occurs, the fault impedance being low, the currents increases and the relay gets actuated. Gets actuated का मतलब यह है कि relay active हो जाती है। The moving part of the relay move because of the increase in the operation torque. The relay takes some time to close its contacts. ये कैसे होते हैं आगे देखेंगे। The relay contacts closes the trip circuit of the circuit breaker. अब देख रहे हैं कि सेंस कौन कर रही है, रिले कर रही है, और रिले आगे एक ट्रिपिंग सर्किट होता है जो कि सर्किट ब्रेकर के साथ अटैच होता है, उसे क्लोज कर देती है। एंड द ट्रिप कॉइल इज एनर्जाइज्ड फ्रॉम द कंट्रोल वोल्टेज सप्लाई। वो जो आपने ट्रिपिंग यूनिट में पढ़ा था, बैटरी और चार्जर वगैरह, ऑक्सिलरी पावर सप्लाई यूनिट, ये वो चीज़ें हैं। वो ट्रिपिंग कॉइल को वोल्टेज सप्लाई करता है फ्रॉम ए बैटरी बैंक ऑफ ए ट्रिपिंग यूनिट। As the trip coil is energized, appropriate plunger, toggles, latches or valves are operated, which enable the actuation of the operating mechanism for the opening operation of separate the circuit breaker contacts. जो आपके पास सर्किट ब्रेकर में कंटैक्ट आपस में जुड़े हुए होते हैं नॉर्मल ऑपरेशन में, उन्हें वो एक प्लंजर के जरिए, एक लैच के जरिए, एक वॉल्व के जरिए उन्हें खींचते हैं लीवर की तरह, ताकि वो कंटैक्ट जो है वो ओपन हो जाए। आर्क, जैसे ही कंटैक्ट ओपन होना शुरू करते हैं, सेपरेट होना शुरू करते हैं एक दूसरे से, उनके दरमियान आर्क हो जाती है। आर्क इज ड्रॉन बिटवीन द सेपरेटिंग कॉन्टैक्ट्स because the charged electrons surrounding the separating contacts tries to re-establish potential between the contacts. ओपन सर्किट आपने वोल्टेज पढ़ा होगा, ओपन सर्किट में करंट जीरो होता है, वोल्टेज मैक्सिमम होता है। जब आप कंटैक्ट को ओपन करते हैं तो जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इर्द गिर्द उसके, वो क्या करते हैं, उन कंटैक्ट्स का वोल्टेज जो है वो लेवल इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वोल्टेज बढ़ता जाए कंटैक्ट्स पे, क्योंकि ओपन हो रहे हैं। और जब ये वोल्टेज बढ़ता है बेटा, इसकी वजह से जो उसकी सराउंडिंग में एयर है, मालिक्यूल्स हैं, जो भी चीज़ है, उसको वो फोर्स लगाता है वो वोल्टेज। जब फोर्स लगती है तो आयोनाइजेशन होती है। आयोनाइजेशन का आई होप कि आपको आइडिया है, मैंने आपको इंसुलेटर्स में पढ़ाया था। है किसी को याद? बेटा जवाब तो दें। जी सर। आयनाइजेशन का पूरा प्रोसेस कोरोना में भी मैंने आपको बताया था, और जब हमने इंसुलेटर स्टडी किए थे तब भी आपको मैंने पढ़ाया था। वो रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है ना? नो सर। नो सर। हाँ, बस वो जब आयोनाइजेशन होती है तो दो कॉन्टैक्ट्स के दरमियान आर्क प्रोड्यूस होती है, वो आयोनाइजेशन की वजह। जिस तरह कोरोना का आप लाइट देख रहे होते हैं, वहाँ पे आपके एक्चुअली वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं, और फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या है, करंट है। The arc is extinguished in the circuit breaker by appropriate suitable techniques at some natural currents, zero of AC wave. The process of current interruption is completed when the arc is extinguished. The current
reaches final zero value and the arc does not strike again, the fault is said to be cleared. जब आर्क आपकी प्रोड्यूस हो गई, उसे आपने ख़त्म कर दिया, करंट तब ज़ीरो होगा। अदरवाइज तब तक जब तक आर्क प्रोड्यूस्ड हुई है, आप ये नहीं कह सकते कि फॉल्ट ख़त्म हो गया, फॉल्ट क्लियर हो गया। इज दैट क्लियर बेटा? इसलिए जो आर्क प्रोड्यूस होती है उसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ओके जी, ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। तो हम दूसरी स्लाइड जो है, जो आज का एक्चुअली हमारा टॉपिक है, उसे हम स्टडी करेंगे। हाँ जी बेटा, स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस सर। जी सर। ओके बेटा, आज हम ये जो पिछला लेक्चर था ये सारा तकरीबन आपके पास इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अब हमारे पास जो लेक्चर नंबर 2 है दैट इज सर्किट ब्रेकर्स, और ये आपका फाइनल जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19 है, ये याद कर लें आप। ये चैप्टर नंबर 19, वो जो पिछला लेक्चर था वो चैप्टर नंबर 16 था। उसके बाद 17 और 18 चैप्टर वीके मेहता के वो फॉल्ट के हैं, वो आपके सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है। हम सिर्फ पढ़ेंगे